नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को स्ट्रॉन्ग और सटीक बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, ज़्यादा सेट और पब्लिकेशन के पीछे मत भागिए। पटना एक ऐसी जगह है जहाँ एक नया कपड़ा का दुकान, एक नया कोचिंग और एक नए पब्लिकेशन का बुक रोज़ पब्लिश होता है। एक चीज़ याद रखना, 10 किताब पढ़ने से बेहतर होता है एक ही किताब को 10 बार पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो से मिले हैं विशाल स्नानागार। अगर ये भी पूछा जाए कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने किया था। और इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, इंडिका का लेखक के कौन है? मेगास्थनीज। इसे याद कैसे रखना है? जैसे इंडिका को इंडिया से रिलेट करिए, इंडिया में मेगा खनिज है, ऐसे समझिए। इंडिया में मेगा खनिज है, यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, ऐसे रिलेट करके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है परुस्नी नदी पर के तट पे हुआ था। अब 10 राज का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। अब गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और एक है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसे ऐसे रिलेट करिए। गौतम, देखिए दो ईस्वी है, 540 ईसा पूर्व और एक है 563। तो अब 63 को गौतम से ऐसे रिलेट कर लिए। गौतम यहाँ तो आ रहा है, गौतम 63 यानी 563 ईसा पूर्व, ऐसे रिलेट कर लेंगे तो इसमें आप कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। ये महावीर स्वामी के लिए हो गया। गौतम यानी 63 यानी 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। अब गौतम बुद्ध का यहाँ जिक्र हुआ है, तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसको यहाँ रिकॉल कर लेंगे। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। ये चीज़ें याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 57 ईसा पूर्व। विक्रमादित्य ने ये शुरू किया था विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक, पाली और हिंदी या संस्कृत। तो अब इसमें गुप्त की भाषा क्या है, इसे रिलेट अगर कर लेंगे गुप्त संस्कृत, जब ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे तो आप बाकी ऑप्शनों में कन्फ्यूज नहीं होंगे। कभी भी गुप्तों की भाषा क्या है? गुप्त संस्कृत, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर कभी देगा या तो कैलाश मंदिर देगा, ध्यान रखना है, दोनों एक ही है। शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कभी कभी आपको दे देगा कि किसने करवाया, तो ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रकूटों ने, तो वो भी आंसर होगा क्योंकि राष्ट्रकूट शासक था ये कृष्ण प्रथम। एलोरा का शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। ये एलोरा है कहाँ? महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये ध्यान रखना है। दोनों एक जैसा है। और आप देखते होंगे कि जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, जहाँ स्टूडेंट मिस कर सकता है, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। एलोरा का
शिव मंदिर कृष्ण प्रथम। और कांचीपुरम जो दक्षिण भारत में है, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक सिंपल पूछ दिया तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक लगा देगा, वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, ये ध्यान रखना है। अब दिल्ली सल्तनत पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है खिलजी वंश के शासक ने, है ना, सबसे कम समय तक। अब यहाँ है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंश ने शासन किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन पहले किया या तो इसके बाद कौन किया, ऐसे पूछा जाता है। तो इसे याद रखना है, 5 राजवंश है जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए एक लाइन है, गुलाब खिले तो सांस लो, तो सांस लो। देखिए ये हो गया गुलाब खिले तो सांस लो, यानी 5 राजवंश हो गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लोधी वंश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वंश की दिल्ली सल्तनत पे कौन शासन किया, क्योंकि आप में 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से 3 किसी को दे दिया, ठीक है, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत पे शासन नहीं किया था। तो आपको ये याद रहेगा, अगर गुलाब खिले तो सांस लो तो आप टिक कर सकते हैं आराम से, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 में है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? इसका करेक्ट आंसर है 15 सूबों में विभक्त था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यानी कि ये है यूरोपीय देश, और ये प्रथम कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित किया था? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। पुर्तगाल का जो प्रथम कारखाना था वो कोचीन में था, ये सही है। डेनिश का त्रेंकोवर में था, ये भी सही है। डच का पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में था, ये भी सही है। और फ्रांसीसी का कालीकट में, ये गलत है। फ्रांसीसी का जो पहला कारखाना वो खोला था वो सूरत में खोला था, ये ध्यान रखना है। ये कालीकट नहीं होगा, यहाँ सूरत होगा। और अंग्रेज का भी पहला कारखाना सूरत में था, ये ध्यान रखना है। अंग्रेज और फ्रांसीसी ने पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मिंडेल हॉल। जॉन मिंडेल हॉल, ये ध्यान रखना, ये 1597 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख किसे कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह को। तो इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए कि जहाँ जाता है दारू, जहाँ दारू पीता है तो मूर्ख कहेंगे उसे, ना, लंपट मूर्ख। जहाँ जाता है दारू पीता है, ये लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसे कहेंगे? जहांदार को, जहांदार शाह को, ठीक है। अब है कि इसमें पूछा जाता है, फर्रुखसियर के बारे में भी पूछा जाता है कि किसे घृणित कायर कहा गया है, ठीक है। तो घृणित कायर फर्रुखसियर, इसको रिलेट कर लीजिए, घृणित कायर फर्रुखसियर, कायर फर्रुखसियर, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि मुअज्जम, ये रह गया मुअज्जम, मुअज्जम को कहा जाता है शाह ए बेखबर, ठीक है। और मोहम्मद शाह को कहा गया रंगीला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुबारक उद दौला, बंगाल का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम, तो इसके रचना किए थे बीडी सावरकर, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है श्री धरलू नायडू, वेद समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोह हुआ था।
अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंपल ये पूछ देगा कि पाइक विद्रोह हुआ था कहाँ, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था, या तो मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, यही पूछा जाता है। तो पाइक विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, ये ध्यान रखना है, और मोपाला विद्रोह हुआ था केरल में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो इसका देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। जैसे बंगाल गजट के संपादक जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये सही है। सोम प्रकाश के भी संपादक ईश्वर चंद विद्यासागर, ये भी सही है। अब बंग दूत का राजा राम मोहन राय, ये भी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया। उपर्युक्त में से कोई नहीं गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के तहत हुआ था। लेकिन हुआ था कब? तो 1857 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ये तीनों जो है विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। अब वुड डिस्पैच है ना यहाँ, तो वुड डिस्पैच से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पूछा जाएगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? तो इसको देखते हैं। जैसे कि सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, तो ये मिलाया था 1843 ईस्वी में, ठीक है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885-86 में, 1885-86 में। और विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो आया था 1856 में। तो पूछ रहा है कि सबसे बाद में, तो सबसे बाद वाला कौन हो जाएगा? ये 85 से 86, यानी कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमजी रानाडे, जीवी जोशी और एचएस चिपलुनकर, यानी उपरोक्त सभी। ये पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसे ध्यान रखना है, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये ध्यान रखना है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ रिकॉल कर लीजिए। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन ये 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और किसके समय में होता? तो लॉर्ड कर्जन के, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मदन लाल ढींगरा। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैंने याद भी करवाया अच्छे से। वायली, मदन लाल। एक आता है कि जनरल डायर को किसने गोली मारा? तो ये उधम सिंह, ये ध्यान रखना है। जनरल डायर को मारा था उधम सिंह ने, लेकिन कर्जन वायली, वायली मदन लाल, वायली मदन लाल, ऐसे रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है चित्तरंजन दास के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। अब चित्तरंजन दास से 2 क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूजन वाला, और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ही अक्सर पूछा जाता है और आप पढ़े हुए रहते हैं फिर भी वहाँ गलत करके आ जाते हैं। जैसे कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और एक दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो C.F. एंड्रयूज, इसे ध्यान रखना है। एक दीन बंधु है, एक देश बंधु है। तो देश दास ऐसे रिलेट कर लेना है। देश बंधु दास को, चित्तरंजन दास को देश दास
तो देश और दास को अगर रिलेट कर लेंगे तो दीनबंधु जब आएगा तो इसको नहीं टिक करेंगे। ये ध्यान रहेगा कि देश दास यानी कि देश बंधु कहेंगे चित्तरंजन दास को, और दीनबंधु है CF एंड्रयूज, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब दांडी मार्च आया तो दांडी मार्च से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये पूछा हुआ है बीपीएससी में कि दांडी मार्च कितने दिन तक चली थी, तो 24 दिन तक चली थी, ये ध्यान रखना है। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 तक चला था, 24 दिन तक चली थी। और पूछेगा आपसे कि कितने किलोमीटर चली, तो लगभग 390 किलोमीटर तक चली थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? यानी कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, 5 प्रांतों में प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मुक्तिदाता भारत में समाचार प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, अब है कि इसे रिलेट ऐसे कैसे कैसे करेंगे, तो मुक्ति को बोलना है मुक्ति, ठीक है, मुक्ति दाता, ठीक है, मुक्ति यानी मेटकॉफ, मुक्ति यानी मेटकॉफ, समाचार पत्रों का मुक्ति दाता मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन उषा मेहता ने भी किया था, और राम मनोहर लोहिया ने भी, और अरुणा आसफ अली ने भी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अब 1931 से रिलेटेड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो इसका करेक्ट आंसर है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह का जो मान है और अक्ष का झुकाव वो पृथ्वी के समान है, ये ध्यान रखना है। और ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ये ध्यान रखना है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? तो मंगल के। और ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति उगता है उसका नाम क्या है? तो जेरोफाइट कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सा है? नमकीन में तो हेलोफाइट, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? अब ऑप्शन देख के आप टिक करके मतलब ऑप्शन छांट के आप मार सकते हैं इसे। तो एक तो मत्स्य पालन नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि इसका है पीसी कल्चर, और रेशम कीट का है सेरीकल्चर, तो इसमें हो सकता है यही केंचुआ पालन। इसका करेक्ट आंसर हो गया केंचुआ पालन। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, इसे याद आप किए होंगे पीसी कल्चर, तो इसे कन्फ्यूजन कभी ना हो, तो इसे पीसी ना बोल के बोलिए फीसी कल्चर, ठीक है, फीसी कल्चर। फीसी कल्चर यानी फिश में मछली, तो फीसी कल्चर हो गया मत्स्य पालन। और एक रेशम कीट पालन है, तो रेशम एक सेरीकल्चर, रेशम कीट का सेरीकल्चर। क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ होता है जब एपी कल्चर भी दे देता है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेरीकल्चर होगा या तो एपी कल्चर होगा। तो एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन, उसे याद ऐसे रिलेट करिए कि एपी यानी कि पिएंगे क्या? मधु, तो मधुमक्खी पालन का आता है एपी आ जाएगा, पी जैसी आएगा तो मधु पिएंगे। इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होना है कि रेशम कीट पालन होगा, ये कन्फर्म हो जाएगा कि एपी जैसी आएगा तो मधुमक्खी पालन, और सेरी कल्चर आएगा सेरी रेशम कीट पालन। ऐसे ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है टिहरी बांध परियोजना है आपका भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है, ठीक है। टिहरी नदी जो है, टिहरी बांध, ये उत्तराखंड के टिहरी जिला में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है और अधिकतम जनसंख्या वाला पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ये सही है, शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में ये सही है, और हिमालय वन अनुसंधान शिमला में ये सही है। अब देखिए यहाँ शुष्क वाले को अच्छे से याद रख लेना। देखिए ये जोधपुर राजस्थान में, शुष्क मतलब क्या होता है, रेगिस्तानी टाइप का, सूखा, तो रेगिस्तान सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में, तो शुष्क वाला जब भी है तो जोधपुर राजस्थान, ये मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 2005 में पारित किया गया था। अब क्या है कि ईस्वी वाला क्वेश्चन आप कई बार पढ़ते हैं और याद भी करते हैं, फिर वो जब एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए अगर किसी और चीज़ से उसे रिलेट करके याद रखेंगे तो याद रहेगा और कन्फर्म भी रहेगा। जैसे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 से आया। अब तो 2005 से कोई इंपॉर्टेंट अगर घटना है तो उसको रिलेट यहाँ कर दीजिए, तो क्या होगा कि वो ध्यान में रहेगा कि घरेलू हिंसा भी हुआ और एक और भी चीज़ भी हुआ था, तो ध्यान रहेगा, याद रहेगा। तो इसमें क्या हुआ था, ध्यान इसमें देखिए कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में आया और 2005 में ही आया था सूचना का अधिकार। ये ध्यान रखिए, सूचना का अधिकार जो अधिनियम लागू हुआ 2005 में। तो इसमें अब दो चीज़ हो गया कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम और सूचना का अधिकार दोनों आया था 2005 में, अब याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में। सबसे पहले नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता, तो इसका करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू ने। दोस्तों ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है, मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल में किया गया था, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं, तो हाल ही में लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है, कितने रुपये टोटल खर्च का लक्ष्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 45.03 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है कि दिए हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल है वो शिव प्रताप शुक्ला, ये सही है। बाकी फागू चौहान जो है वो अभी मेघालय के राज्यपाल है, ये ध्यान रखना। फागू चौहान आएगा, मेघालय के राज्यपाल है। और अपना बिहार का अभी राज्यपाल कौन है, ये विश्वनाथ बिहार के हैं। और राधा कृष्णन जी बच गए, तो राधा कृष्णन जी हैं झारखंड के, ये ध्यान रखना है, अभी झारखंड के राज्यपाल हैं राधा कृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, इसका करेक्ट आंसर है फिजी में किया गया है। अब दोस्तों फिजी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि फिजी की राजधानी कहाँ है, तो सूबा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, एक इसी तरह एक और है जुबा, वो ऑप्शन में जरूर रहेगा जुबा। तो अब इसमें क्या कि अब कन्फ्यूज हो जाइएगा उस समय कि फिजी की राजधानी है कौन, सूबा है या तो जुबा है। तो इसे जुबा किसकी राजधानी मालूम, दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा, ठीक है। तो अब इसे रिलेट ऐसे कर लेंगे कि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। कैसे, देखिए फिजी है ना, फिजी को रिलेट करिए फिजिशियन से, ठीक है। फिजिशियन मतलब डॉक्टर हो गए, फिजिशियन लोग क्या करेंगे कि सुईबा दे देंगे, ठीक है, सुईबा, फिजिशियन सुईबा, ठीक है। अब रिलेट हो गया ये, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो ये जो अल सीसी है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति है। ठीक है, अल सीसी साहब मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेक्स इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि नवाचार मामले में कौन से स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत बायोटेक ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा जब राइबोसोम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो संश्लेषण का कार्य राइबोसोम ही करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ कि प्रोटीन का कारखाना यानी प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे रोग जो बहुत कम समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है। दोस्तों, हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप अपने दिमाग से सोच के उसे टिक कर सकते हैं। आप कभी नहीं पढ़े हैं लेकिन आप ऑप्शन छांट के आप मार सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए कि हम जो नहीं भी जानते हैं उसे भी हम सही करेंगे अपने दिमाग से, अपने सोच के। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक रहते हैं यानी ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो ऑप्शन में लग रहा है ना कि ये होगा चीरकालिक, है ना, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये बीमारी रहेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा चीरकालिक, लंबे समय तक बीमारी रहने वाला। जैसे कि चीरकालिक में आ गया गठिया, दम्मा, डायबिटीज, ये सब आता है चीरकालिक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक। हरित लवक किसे कहते हैं मालूम? क्लोरोफिल भी आएगा ऑप्शन, तो वही हरित लवक है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग है हरित लवक, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किस पादप कोशिका का प्रयोग है ना ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऊपर और नीचे दोनों दिशा में। अब देखिए यहाँ आप पढ़ते हैं तो आपको भी मालूम होगा कि दो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जल का वहन कौन करता है और भोजन का वहन कौन करता है। ठीक है, तो आप याद भी किए होंगे और याद भी होगा कि भोजन को मतलब पौधों में कौन ले जाता है अन्य अंगों तक? तो भोजन को ले जाता है फ्लोएम। ठीक है, याद करते हैं क्या भूल जाते हैं या तो कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं क्या करूँगा, वो कन्फ्यूजन को दूर करूँगा और याद भी रहेगा। जैसे भोजन को ले जाएगा फ्लोएम और जल को ले जाता है जाइलम। ठीक है, अब देखिए भोजन को फ्लोएम, तो भोजन को भोजन नहीं बोलना। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फूड बोलना है। ठीक है, फूड। अब देखिए रिलेट कैसे होगा, फूड फ्लोएम। अब देखिए रिलेट अच्छे से हो रहा है, फूड फ्लोएम और जल जाइलम, फूड फ्लोएम। जब भी आएगा क्वेश्चन कि फ्लोएम मतलब फूड भोजन का, जैसे उसको फूड में बदल दीजिएगा कि फूड को फ्लोएम और जल के बारे में जाइलम। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है पत्तियों में भी रहते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी और छाल में भी। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों रहता है। बीज रहित पौधों में के उत्पादन में सहायक कौन कौन होता है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण द्वारा। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगर क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो 25 सेंटीमीटर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन समझना है 25 सेंटीमीटर आंसर तब होता है जब पूछा जाता है कि न्यूनतम कितनी दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं।
तो अस्पष्ट देख सकते हैं, न्यूनतम तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ अधिकतम पूछा तो ये अनंत हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर से जो दूर की वस्तुएं जितना भी अनंत तक है उसे हम अस्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जनित्र, यानी जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन के दर को कहा जाता है। तो विस्थापन का दर क्या कहलाता है? वेग। विस्थापन की दर में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? वेग। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से लवण का उदाहरण कौन सा है? लवण मतलब नमक। नमक कौन सा होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए Mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है? 12, ठीक है। और +2 जब रहता है ना, जब वो किसी को वो इलेक्ट्रॉन देता है यानी त्याग करता है, किसी को देगा तो प्लस रहेगा, लेकिन अगर किसी से लेगा तो माइनस में रहेगा, यानी इस पे कर्जा रहेगा, माइनस में रहेगा। लेकिन किसी को दिया है तो ये प्लस में है। तो किसी को दिया है कितना? 2, तो 2 दे दिया तो 12 में से 2 चला गया इसका, तो इसके पास अभी है कितना? इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। इसका करेक्ट आंसर हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तो द्विबंध वाले में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, 2 इधर से और 2 इधर से, ठीक है, ऐसे साझा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। इसका करेक्ट आंसर है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये इसमें सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन वो सहसंयोजी यौगिक होना चाहिए। तो सहसंयोजी यौगिक है इसमें जल, ये H2O मतलब जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है CHO, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? तो ये क्या है? नीति निदेशक अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी कि अदालत में इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, नीति निदेशक सिद्धांत, क्योंकि ये राज्य का मामला है। राज्य इसे लागू करे ना करे ये राज्य पर निर्भर करता है, इसमें कानून में आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, अदालतों में द्वारा अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 70वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है ये है कि किसी एक मंत्री के प्रति है ना वो विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? इसका करेक्ट आंसर है मंत्रिमंडल सचिव, यानी कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कानून और व्यवस्था। इसे भी आप ऑप्शन से समझ के आप टिक कर सकते हैं, है ना। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून एवं व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा प्रारूप किस अनुसूची में है? यानी कि कौन अनुसूची में शपथ है? तो पहला में क्या है? देखिए पहला अनुसूची में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, दूसरा में वेतन है, तीसरा में शपथ है और चौथा में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो तीसरा में क्या है? शपथ तीसरा में, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है?
इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 49 में, राष्ट्रीय स्मारक स्थान या वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में जो शराबबंदी अभी लागू है वो किस अनुच्छेद के तहत लागू है, तो उसका करेक्ट आंसर रहता है अनुच्छेद 47। ठीक है, अब देखिए इसे रिलेट कैसे करना है कि शराब 47, शराब का जिक्र किस अनुच्छेद में है, शराब यानी कि मद्यपान निषेध है अनुच्छेद 47 में, तो इसे रिलेट ऐसे कर लेना है शराब 47, शराब 47, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, 48, 49, 50 में आप नहीं जाइएगा, शराब 47। ठीक है, अब अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन है, ये ध्यान रखना है, और अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 335 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य लक्षण है, तो इसका करेक्ट आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तृतीय क्षेत्र में मतलब सेवा क्षेत्र आता है, इसका करेक्ट आंसर है वस्तुओं का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो इसका है 16.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, तो उसमें कौन कौन सा मिले, यानी कि 7 जो प्राथमिकताएं हैं और उससे सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन कौन सा 7 गो है, तो इसमें क्षमता को सामने लाना ये भी है, और हरित विकास भी है, और वित्तीय क्षेत्र भी है, यानी कि ये सभी, इनमें से सभी, तो टोटल 7 है, तो 3 तो ये हो गया, और 4 आप ये भी ध्यान रखिएगा 4 कौन सा है, तो क्वेश्चन अगर घुमा के भी देगा तो आप मार सकते हैं। देखिए 3 ये हो गया, फिर एक है समावेशी विकास, और फिर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, और बुनियादी ढांचा एवं विकास, और युवा शक्ति, टोटल 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो इसका करेक्ट आंसर है खड़गपुर की पहाड़ी सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है द्वीप, तो रामेश्वर द्वीप, इसे पंबन द्वीप पहले था, अब इसका नाम जैसे रामेश्वर द्वीप है। और अगर पूछेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है, ये ध्यान रखना है, और मन्नार की खाड़ी में ही ये है रामेश्वर द्वीप, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी कौन है, गंगा, 2525 किलोमीटर है, इसे याद रखना 25-25। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा नदी को ही भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये ध्यान रखना है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुर किसका नाम है, तो रेगुर एक मिट्टी है, तो और इसका अन्य नाम है काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो ताराओं का समूह क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में नक्षत्र, नक्षत्र या तारामंडल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अब इसका आंसर क्या होगा, तो 22 अप्रैल। अब देखिए 22 अप्रैल को भी एक महत्वपूर्ण दिवस है, 22 मार्च को भी है, 22 मई को भी है, तो कभी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार 22 का आंकड़ा समझते हैं। देखिए 22 मार्च, ठीक है, मार्च से शुरू करते हैं, तीनों सीरियल में मार्च अप्रैल मई। 22 मार्च को है जल दिवस, 22 अप्रैल को है विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को है विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, अब देखिए ये तीनों सीरियल से मार्च अप्रैल मई, अब तीनों याद रखना है
एक साथ कि मार्च अप्रैल मई 22 तीनों है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, ठीक है। और 22 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद कीजिए। तो क्या है, बिहार की स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, सबको मिला के याद रखना है, तभी मज़ा आएगा। देखिए 22 मार्च को ही बिहार, अगर पूछेगा ना कि बिहार स्थापना दिवस कब है, तो 22 मार्च को, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतर क्या होगा? तो इसे अभी तो आंसर हम बता देते हैं, ठीक है, 6 घंटा हुआ। लेकिन अगर 90 के जगह अगर कभी 60 दे दिया तो कभी 80 दे दिया, तो इसको कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ दिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और गुना 4 मिनट, देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, ये ध्यान रखना है। तो 90 डिग्री और गुना 4 कर देंगे तो कितना होगा? 360 मिनट। और ऑप्शन है घंटे में, तो घंटा में बदलना है तो 60 से भागा दे दीजिए, तो ये कट गया, तो 6 घंटा हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे निकालना है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, ये ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगुएला की धारा जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है, ठीक है। तो बेंगुएला की धारा है अटलांटिक महासागर की, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? देखिए उत्तरी अमेरिका में 3 इंपॉर्टेंट झील है जिसे ग्रेट लेक्स या तो महान झील के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो उसमें है ह्यूरन झील, सुपीरियर झील और मिशिगन झील, ये तीनों है, ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अब जैव विविधता आया तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है। और जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जैव विविधता अधिनियम कब लागू होता है? देखिए जैव विविधता दिवस था 22 मई, तो और इसका अधिनियम कब आया? तो इसी 22 को है ना, 2 और 2 को थोड़ा दूर कर दीजिए, ठीक है, 2 और 2 और 2 को शून्य डाल दीजिए। तो जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन जब भी आए दिमाग में तो सिंपल आ जाना चाहिए कि ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है, ये ध्यान रखना है। और ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है ओजोन परत। और ओजोन परत किस मंडल में है? तो ओजोन के जो नीचे मंडल है ना, समताप मंडल, उसी में है ओजोन परत, यानी ओजोन परत समताप मंडल में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को भी दिया जाता है, वन्य तथा वन्यजीव अधिकारियों को भी और वन्यजीव संरक्षकों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है? तो 40 है, ये ध्यान रखना है। और बिहार से राज्यसभा सीट कितना है? 16 है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है
कि पर्यावरण संतुलन से संबंधित है वन नीति भी, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी, औद्योगिक नीति भी, और शिक्षा नीति भी, या शिक्षा नीति भी। इसका करेक्ट आंसर हो गया सभी, ये चारों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव द्वारा निर्मित, जो अपने आप हो जाए प्राकृतिक रूप से, वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। तो इसमें कृत्रिम कौन सा है, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह नारा चिपको आंदोलन में दिया गया था। ठीक है, ये किसने दिया था, चिपको आंदोलन का ये नारा दिए थे सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन जब भी आए दिमाग में तो तुरंत आ जाना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि चिपको आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन का संबंध किससे, तो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। इसका करेक्ट आंसर है फातिमा बीबी। और आज का क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।